हमारा चैप्टर है दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। तो इसके अंदर हम समझेंगे कि दक्षिण एशिया के अंदर कौन कौन से देश आते हैं और इसी के साथ समकालीन विश्व मतलब यानी कि आज के समय में किस प्रकार के इन देशों के अंदर संबंध हैं, तो उन्हीं को हम इसके अंदर समझेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं दक्षिण एशिया के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। इसी के साथ मैं बता दूं आपको कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं इनके अंदर शुरू से ही संघर्ष का दौर चला है और आज भी चल रहा है। इसी के साथ हम बात करें इसके अंदर कि पहले इसके अंदर अफगानिस्तान, म्यांमार को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल कर लिया गया दक्षिण एशिया के अंदर। देखिए चीन जो है दक्षिण एशिया के अंदर आता है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। मतलब चीन जो है अपने आप को बिल्कुल ही अलग रखता है दक्षिण एशिया से। तो चलिए अब बात करते हैं दक्षिण एशिया की राजनीतिक एवं शासन व्यवस्था के बारे में। लेकिन देखिए अगर दक्षिण एशिया के राजनीतिक और शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे उससे पहले आपको 3 शब्दों को जानना बहुत जरूरी है, जिनके अंदर आता है प्रजातंत्र, राजतंत्र और लोकतंत्र। तो इन 3 शब्दों को हम पहले समझ लेते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रजातंत्र की। प्रजातंत्र का मतलब ये होता है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या जहाँ पर सीमित होती है तो उसी जनसंख्या के कुछ लोग जो है मिलकर ही शासन व्यवस्था चलाते हैं, उसी को प्रजातंत्र कहा जाता है। मतलब प्रजाओं का तंत्र यानी कि शासन व्यवस्था। और लोकतंत्र की बात करें तो लोगों के द्वारा चुनी गई जो सरकार होती है वही लोकतंत्र होता है। और अगर हम राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र का अर्थ होता है मतलब राजा का शासन। तो आप इन 3 वर्डों को हमेशा याद रखना अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो इसी के साथ अब हम पढ़ते हैं दक्षिण एशिया की राजनीतिक और शासन व्यवस्था। दक्षिण एशिया के अगर हम बात करें तो कई देश ऐसे हैं जहां पर राजनीतिक प्रणाली तो पूरी तरीके से पाई भी नहीं जाती थी पहले के समय में, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ना कुछ संघर्ष चले हैं और कैसे ना कैसे संघर्ष इस प्रकार के हुए हैं कि राजनीतिक व्यवस्था आ गई है। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं पाई जाती, मतलब अलग अलग पाई जाती है। अगर हम बात करें जितने भी दक्षिण एशिया के अंदर देश आते हैं ना, सभी के अंदर ही बिल्कुल ही अलग अलग राजनीतिक प्रणाली है। कहीं पर लोकतंत्र है तो कहीं पर राजतंत्र है तो कहीं पर प्रजातंत्र है। तो देखिए इन्हें समझते हैं किस देश के अंदर किस प्रकार का तंत्र पाया जाता है। तो देखिए पहला हमारी समस्या देखिए यहाँ पर समझिए वो है कि अगर हम बात करें कि दक्षिण एशिया के अंदर समस्या और सीमाओं के बावजूद श्रीलंका और भारत की बात करें तो भारत ने तो लोकतंत्र को स्थापित कर लिया, वो भी आज़ादी के बाद से। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो वहाँ पर तो कभी लोकतंत्र आ जाता है तो कभी सैन्य शासन आ जाता है। सैन्य शासन का मतलब होता है सेना द्वारा चलाया जाने वाला शासन, और उसके अंदर लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं होता, मतलब सेना ही अपने अनुसार शासन चलाती है। इसी के साथ अगर हम बात करें नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था और बाद में लोकतंत्र की स्थापना हुई। मतलब आप ध्यान रखना पहले तो राजतंत्र था, राजाओं का शासन, फिर उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई है। इनको हम एक एक करके समझेंगे अच्छी तरह से, इनकी किस प्रकार की व्यवस्था थी इनमें और कैसे आगे चलकर ये लोकतंत्र के मार्ग में आए, तो उनको हम एक एक करके समझेंगे। तो पहले हम इस चीज़ को जान लेते हैं। आगे आता है हमारा भूटान में राजतंत्र। मैं इसी के साथ मैं आपको बता कि भूटान में है आज के समय में भी राजतंत्र पाया जाता है, मतलब राजाओं का शासन। लेकिन धीरे धीरे आप देख सकते हो वहाँ की शासन व्यवस्था किस प्रकार से बदलती जा रही है। मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, अब वहाँ लोकतंत्र स्थापित है। अब मैं इसी के साथ आपको बता दूं कि जो मालदीव था वहाँ पर पहले सल्तनतों का शासन था। शुरू में जब अंग्रेज जो थे इसको पूरी तरह मालदीव को आज़ाद करके गए थे तो सल्तनत के शासकों ने सबसे पहले वहाँ पर राजगद्दी संभाली और उनको पूरी तरह वहाँ से हटाकर वहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित कर दिया गया। बाद में लोकतंत्र स्थापित हुआ है, इसीलिए अब इसको लोकतंत्र कहा जाता है मालदीव को। इसी के साथ अब आगे हम समझते हैं दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो आप देखकर ही हैरान हो जाओगे अगर आप विश्व मैप के अंदर इस चीज़ को देखो। अगर ध्यान से देखिए
उत्तर में तो विशाल हिमालय श्रृंखलाएं हैं, मतलब यानी कि अगर उत्तर में देखो तो हिमालय की श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी आपको। अगर दक्षिण में चले जाओ तो महासागर, हिंद महासागर जिसे कहते हैं हम। अगर पश्चिम में जाने की कोशिश करें तो पश्चिम में आपको अरब सागर मिलेगा। अगर पूरब की तरफ देखोगे तो बंगाल की खाड़ी नजर आएगी आपको। तो मतलब यही तो ऐसी चीजें दक्षिण एशिया को एक भौगोलिक विशिष्टता प्रदान कर रही है। अगर हम बात करें इन गिने चुने कुछ देशों की, तो इन्हीं के अंदर मैं बता दूं, इनमें से कुछ 5 देश तो ऐसे हैं जहां पर लोकतंत्र को पूरी तरह जन समर्थन हासिल मिलता है और हर एक वर्ग हो, चाहे वो नागरिक हो चाहे कोई अन्य वर्ग का ही क्यों ना हो, वो लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। और जो प्रतिनिधि होता है, जो उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसको वो भी लोकतंत्र की संस्थाओं का पालन करता है। तो मैं आपको बता दूं, इन देशों ने इस प्रकार का भ्रम पूरी तरह से तोड़ दिया कि केवल जो लोकतंत्र है विश्व के ताकतवर देशों में ही या फिर बड़े देशों में ही फल फूल सकता है। तो यहाँ से पता चलता है कि लोकतंत्र केवल अन्य जो विकासशील देश हैं उनमें भी विकसित हो सकता है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ आ गई। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक एक देशों के बारे में कि किस प्रकार से वहाँ की शासन व्यवस्था है और भारत के कैसे संबंध हैं उनके साथ। तो सबसे पहले हमारे बात आती है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर बता दूं आपको कि वहाँ पर सेना को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पाकिस्तान की राजनीति में सेना बहुत प्रभावशाली है। यही तो कारण है जिस कारण सैन्य शासन लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचल रहा है। इसीलिए तो वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है। इन्हीं के कारण तो लोकतंत्र वहाँ स्थापित नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही बांग्लादेश में भी हुआ है, इसी प्रकार बांग्लादेश में भी होता है। बांग्लादेश के बारे में भी हम आगे समझेंगे। तो आगे मैं बात बता दूं आपको, सर्वप्रथम देश की बागडोर सेना ने संभाली थी। सेना का जो जनरल था अयूब खान ने, मतलब अयूब खान ने वहाँ की जो बागडोर थी पूरी शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। मतलब देखिए सेना ही वहाँ की सब कुछ है पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद जनरल याहिया खान, उसके बाद आए जियाउल हक और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो जनता द्वारा निर्वाचित सरकार थी उसको भी सैनिक शासन की स्थापना कर दी, उसको हटाकर। इसी के साथ आगे बात आती है हमारी, देखिए 1990 में। 1990 के दशक की अगर बात करें तो उस समय कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने लोकतंत्र को स्थापित तो कर दिया था, लेकिन वो ज़्यादा समय लंबे समय तक नहीं रहा था। कैसे, देखिए उनके अंदर था जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो तथा और नवाज शरीफ भी थे। ये अलग थे, इनके बेटे नहीं थे पर ये अलग थे। इन्होंने भी अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की थी। मतलब इन्होंने लोकतंत्र को पूरी तरह से वहाँ कायम तो कर दिया, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहा। कैसे, देखिए 1999 में पाकिस्तानी सेना थे जिनके जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटा दिया। मतलब ये शरीफ थे और इनको पूरी तरह से वहाँ से हटा दिया गया। किसने हटाया? परवेज मुशर्रफ ने, ठीक है। और सारी सत्ता जो थी और वहाँ की सत्ता अपने हाथ में ले ली। 27 दिसंबर 2007 को तो भाई बहुत बड़ी घटना होती है। देखिए बेनजीर भुट्टो की तो चुनाव रैली के दौरान हत्या कर दी जाती है और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा झटका लगता है कि दूसरे नेता भी सोचते हैं अगर हम चुनाव में लड़ते हैं कहीं हमारे साथ ना ऐसा हो जाए। तो इसीलिए यहाँ से लोकतंत्र को बहुत ही बड़ी चोट पहुँची थी। और इसी के साथ अगर हम बात करें आगे 2013 की, तो 2013 में नवाज शरीफ फिर आ जाते हैं। लोकतंत्र की सरकार में स्थापना कर दी जाती है उनके द्वारा। लेकिन 2017 में क्या करता है भाई सर्वोच्च न्यायालय, उनको वित्तीय भ्रष्टाचार मतलब फाइनेंशियल करप्शन के आरोप में उनको दोषी ठहराता है और उनको उनकी जो पद था उनका प्रधानमंत्री का, उस पद से निरस्त करवाता और उनको वहाँ से हटाकर जेल में 10 साल की सजा का आदेश देता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज के समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है इमरान खान और ये 2018 में निर्वाचित हुए थे और इनकी सरकार अभी भी अच्छी तरह से चल रही है। मतलब लोकतंत्र सरकार पूरी तरह गठन हुई थी और अभी भी चल रही है।
तो आगे देखते हैं कब तक ये चलती है। अब मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र स्थायी ना रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है, वही तो सैन्य शासन है। तो चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो इसे समझते हैं हम। पाकिस्तान में बार बार सैन्य शासन क्या करता है, सत्ता का तख्ता पलट कर देता है, मतलब उसको हटा देता है। यही तो सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रही है। इसी के साथ देखिए एक पॉइंट और आता है कि यहाँ की अगर हम सेना की बात करें, सेना हो गई, यहाँ के धर्मगुरु हो गए, भूस्वामी हो गए, ये ऐसे कुछ गिने चुने वर्ग हैं जिनका दबदबा कुछ ज़्यादा ही बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर। मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान है वहाँ पर लोकतंत्र शासन चले, इसके लिए पूरे विश्व में कहीं पर भी एक ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अंतर्राष्ट्रीय कोई इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जिस कारण की पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र जो है बना रहे, इसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए सेना अपना प्रभुत्व वहां पर बनाए रखती है और उसको बढ़ावा मिलता रहता है। सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारा ये कि पश्चिमी देशों की अगर हम बात करें तो वहां से ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में अपना लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी हथियार है, हथियारों का सप्लाई वो आसानी से कर सके, इसीलिए वो वहाँ पर क्या करते हैं, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सेना को ही बने रहने देते हैं। मतलब लोकतंत्र के अंदर भी कोई बड़ा योगदान नहीं देते हैं। अब बात आती है भारत और पाकिस्तान के बीच में किस प्रकार के संघर्ष चल रहे हैं और कैसे संबंध हैं, तो इसके अंदर हम समझ जाएंगे। तो देखिए समझते हैं इसके अंदर पहला पॉइंट। तो अगर हम संघर्षों की बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो वो सबसे बड़ा कारण है कश्मीर समस्या। तो कश्मीर समस्या के ऊपर ही हम इसके अंदर समझ जाएंगे। देखिए 1947 और 48 में जब भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान अलग हो गया, तो यहीं पर क्या हुआ था, जो कश्मीर है उसके दो हिस्से हो चुके थे। दो हिस्से, एक तरफ था पाकिस्तान अधिकृत और एक तरफ था भारत की तरफ था जो जम्मू कश्मीर बना था। ठीक है, तो यहीं से फिर उसके बाद समस्या पैदा हो गई दोनों देशों के बीच में कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। तो इसीलिए आते आते समय में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और विवाद भी बनता रहता है। मैं आपको बता दूं 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था और उस हमले में पाकिस्तान की हार हुई थी और भारत ने क्या करा, ताशकंद समझौता किया 1966 में, ताकि दोबारा से इस प्रकार का युद्ध ना हो। समझौते के अंदर बात की गई थी दोनों एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे और साथ में एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान भाई कहाँ मानने को तैयार था, 1971 में फिर आ गया। तो देखिए समझते हैं बांग्लादेश की समस्या। 1971 में बांग्लादेश की जो आंतरिक समस्या होती है वो सामने आती हैं। वो किस प्रकार से आती है वो देखिए। बांग्लादेश के नेताओं ने भारत से हस्तक्षेप और समर्थन मांगा। भारत ने सैन्य सहायता दी और बांग्लादेश का समर्थन किया। इससे दोनों के बीच में संघर्ष बढ़ गया। तो देखिए किस प्रकार का संघर्ष था उसको पहले हम समझ लेते हैं। क्या होता है देखिए, पहले समझिए जो बांग्लादेश है बंगाल और असम के हिस्सों को काट कर बनाया गया है और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है और जो पाकिस्तान था उस समय पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। तो कैसे इनके बीच में संघर्ष पैदा होते हैं वो समझिए। जब देखिए जो पाकिस्तान है यानी पश्चिमी पाकिस्तान की बात करें हम, जो पाकिस्तान है वो क्या कर रहा था, बांग्लादेश पर ज़बरदस्ती उर्दू भाषा थोपने का प्रयास कर रहा था और वहीं से उन्हें लग रहा था कि यहाँ से हमारी संस्कृति पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। इसलिए इसका इन्होंने विरोध करा और आंदोलन चलाए थे। तो अगर हम बात करें 1971 में तो ये घटना होती है और 1971 में इतनी बड़ी बन जाती है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी, जिसमें भारत को भी अपना हस्तक्षेप देना पड़ता है। कैसे वो चीज़ समझिए। पश्चिमी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसके खिलाफ शेख मुजीब रहमान थे। उन्होंने नेतृत्व में जनसंघर्ष छिड़ गया था। उन्होंने ही जनसंघर्ष शुरू किया था। शेख मुजीब की पार्टी थी जिसका नाम था अवामी लीग। 1970 में इन्हें सभी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। तो शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया और याहिया खां के दौरान ही इनको गिरफ्तार किया गया था। आप ये बात भी ध्यान रखना। पाक सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी। मतलब जितनी भी पश्चिमी पाकिस्तान की बात करें तो इन्होंने जो आंदोलन चलाया था तो उसको पूरी तरह से कुचलने की कोशिश करी और इस
इसमें कम से कम बात करें तो हजारों लोग मारे गए थे, लाखों लोग शरणार्थी बन गए थे। अब यहाँ से भारत के लिए समस्या पैदा हुई कि भाई ये शरणार्थी कहाँ जाएंगे, शरणार्थी भारत आने लगे। तो इसीलिए भारत ने उसके अंदर अपना हस्तक्षेप दिया और किसकी सहायता करी? पूर्वी पाकिस्तान की, जिसको हम बांग्लादेश भी कहते हैं, तो उनकी सहायता करी। और इसी के साथ क्या हुआ? बांग्लादेश नाम का नया राज्य बना 1971 में। और 1972 में एक समझौता और होता है जिसका नाम होता है शिमला समझौता। तो इस समझौते के अंदर भी बात की जाती है कि एक दूसरे के देशों के आंतरिक हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि ध्यान रखना अगर किसी भी समझौते के बारे में बात की जाती है तो ज़्यादातर यही समझौते होते हैं, आपस में विवाद ना होना चाहिए, तो उसके लिए किस प्रकार के संबंध बनाएं। ठीक है, तो समझौते के अंदर यही बात होती हैं। और अगर हम बात करें, एक और युद्ध छिड़ता है यहाँ से, क्या होता है? पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं, पाकिस्तान को तो भाई कश्मीर चाहिए। तो पाकिस्तान क्या करता है? 1999 में कारगिल में घुसपैठ कर देता है। 1999 में, यहाँ तक कि मैं बता दूँ उससे पहले एक लाहौर समझौता भी हुआ था जिसके अंदर कहा था कि हम दोबारा से इनके खिलाफ या विवाद की वाली बातें हैं, इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी लाहौर समझौता जो था विश्व स्तर पर हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या करा? कारगिल में घुसपैठ कर दी। तो इससे क्या हुआ? जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान को पूरी तरह से शर्मिंदा होना पड़ा था यहाँ पर पूरे विश्व के सामने। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और दक्षिण एशिया के जो अन्य देश हैं उनके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और उनके संगठनों के बारे में और उनके बीच में किस प्रकार का संबंध है और कैसे संघर्ष चल रहे हैं और किस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र को बनाने के लिए किस प्रकार के प्रयास करे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।